मेरा नाम महक शर्मा है। मैं अपने पति राज के साथ मुंबई में रहती हूँ। हमारे विवाह को अभी 3 माह ही हुए हैं। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर जब से मेरी नंदों ने हमारे घर आना जाना बढ़ाया, तो मेरा तो जीवन ही दुखदाई हो गया। शुरू शुरू में तो वे मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मगर अब उनका व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। राज की 2 बहनें जो उनसे उम्र में भी काफी बड़ी हैं, आए दिन ही हमारे घर आ जाती हैं। मुझे उनका यूं आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी वे हमारे घर से होकर जाती हैं, तो राज का व्यवहार मेरे साथ बदल जाता है। वे मुझ पर बिना वजह क्रोध करने लगते हैं। इसीलिए ही अपनी नंदों का आना जाना मुझे अपने घर में पसंद नहीं है। मगर मेरे घर में मेरी बिल्कुल नहीं चलती। जब भी मैं रात से उनकी बहनों के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करूं, तो वे मुझ पर बहुत अधिक क्रोध करने लगते हैं और कई कई दिन तक मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही राज हैं जिन्होंने मुझे पाने के लिए न जाने क्या क्या कठिनाइयां सही थी, क्योंकि मेरे माता पिता मेरा विवाह राज से नहीं कराना चाहते थे। मेरा रिश्ता तो मेरे चाचा के बेटे से तय था। मगर जब राज ने मुझे विश्वविद्यालय में पसंद किया और मुझे भी वे पसंद आ गए, तो मैंने माता पिता से कह दिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल राज से। मैंने यह भी कह दिया कि अगर वे मेरा विवाह राज से ना कराएंगे, तो मैं जान दे दूंगी। मेरे इस बात पर वे बेचारे भी डर गए, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान थी। वे मेरी खुशी के लिए यह कड़वा घूंट भी पी गए। मुझे आज भी याद है, मेरे विवाह के समय माता पिता की सारे परिवार में बहुत बदनामी हुई थी। सब कह रहे थे कि वे अपने भाई को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता तो मेरे चाचा के बेटे से तय था। मेरे पिता ने परिवार वालों के ताने भी सह लिए, और वो भी केवल मेरी वजह से। मगर अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने अपने माता पिता को क्यों नाराज किया, क्योंकि अब राज का व्यवहार दिन ब दिन मेरे साथ बिगड़ता जा रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये वही राज हैं जिन्होंने मुझसे प्रेम का इजहार किया था, और वह भी पूरी विश्वविद्यालय के सामने। मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी, क्योंकि सुबह मैंने रात से कहा था कि मैं माता पिता से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, मगर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आज उनकी बहनें आ रही हैं, इसीलिए ही मैं माता पिता के घर नहीं जा सकती। और जाते जाते वे मुझे खाने की एक लंबी सूची भी पकड़ा गए। वे जानते भी थे कि मैं इतना सारा खाना अकेली नहीं बना सकती, मगर फिर भी उन्होंने मेरा कोई ध्यान न किया और आदेश देकर चल दिए। वे जाते जाते यह भी कह के गए थे कि उनके आने से पहले मैं सब कुछ तैयार रखूं, मगर अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं रसोई में जाकर अपनी नंदों के लिए कुछ बनाऊं। उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वे जब भी आती हैं, तो मेरे घर में कोई न कोई झगड़ा करके जाती हैं, तो मैं कैसे उनके लिए खुशी खुशी खाने बनाऊं। मैं अपने मोबाइल पर अपनी और राज की तस्वीर देखते हुए आंसू बहा रही थी। वे उस तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह हमारे विवाह से 2 दिन पहले की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर तो मेरे आंसू और भी तेजी से बढ़ने लगे। मैंने तो न जाने क्या क्या सपने बनाए थे कि वह मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और मुझसे प्रेम करेंगे, मगर उनकी मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, यह तो मैंने कभी सोचा भी न था। 12 बज चुके थे और उन्होंने कहा था कि वे शाम 4 बजे तक आ जाएंगे, और उनकी बहनों ने भी 4-5 बजे तक ही आना था। इसीलिए न चाहने पर भी मुझे उठना पड़ा। लेकिन पहले मैं स्नान घर में गई, खुद को सामान्य किया, क्योंकि रोने की वजह से मेरी आंखें बहुत सूज चुकी थीं। उसके बाद मैं रसोई में आ गई। मेरा सिर फट रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूं। वे तो इतनी लंबी सूची थमा गए थे। हर किसी की इच्छा उस सूची में लिखी हुई थी, सिवाय मेरी। उनकी दोनों बहनों के साथ साथ उनके बच्चों और पतियों की भी इच्छाएं उस सूची में मौजूद थीं। मगर राज को मेरा बिल्कुल भी ध्यान न आया कि मेरे लिए भी कुछ कह देते। उन्होंने तो अपने लिए भी कुछ ना कहा, क्योंकि वे खुद से ज्यादा अपनी बहनों को महत्व देते थे। सबसे पहले मैंने सोचा कि मिठाई बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, इस तरह ठंडी भी हो जाएंगी और खाने में भी अच्छी लगेंगी। मैं मन लगाकर काम करने लगी थी, क्योंकि मैं अपने पति की दिल से इज्जत करती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी अपनी बहनों और बहनोइयों के सामने कोई बेइज्जती हो। मगर मैं यह ना जानती थी कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। 3 बजने वाले थे और मैंने लगभग काम खत्म कर लिया था। अब केवल आटा गूंदना ही रह गया था।
मैंने सोचा था कि सबसे आखिर में रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। रसोई में काम करते हुए मुझे अपनी माता बहुत याद आई थी, क्योंकि वे हर समय ही मुझे काम सिखाती रहती थीं। हालांकि मुझे रसोई का काम करने का बिल्कुल भी शौक न था, मगर वे कहती कि बेटा अगले घर जाकर क्या करोगी, इसीलिए ही मुझे वे काम सिखाती थीं। आज उनकी वजह से ही मैं इतने सारे खाने अकेले बना पा रही थी। सचमुच माता पिता जो बच्चों के लिए सोचते हैं वो सही ही साबित होता है, मगर शायद बच्चे जो अपने लिए सोचते हैं वो हर बार सही साबित नहीं होता। जैसे मेरे विवाह का निर्णय, अगर मैं उस समय अपने माता पिता की बात मानकर अपने चचेरे भाई से विवाह कर लेती तो आज मेरा यह हाल न होता और मैं अपने परिवार में होती। मगर मैंने राज के प्रेम में परिवार से बाहर शादी की और मेरा जीना ही दुश्वार हो गया। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही राज का संदेश आया था कि वे रास्ते में हैं। मैं चाहती थी कि उनके आने से पहले मैं सारा खाना तैयार रखूं। दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि वे मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी सारी हिदायतों पर अमल किया था और उनकी बताई गई सारे व्यंजन भी बना ली थी। बस मैंने हलवा पूरी ही न बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि यह तो नाश्ते में उपयोग होता है। शायद राज ने गलती से लिख दिया होगा। मैं रसोई में खड़ी आटा गूंद रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से हाथ धोकर बाहर निकल आई, क्योंकि मैं जानती थी यह राजी होंगे और अगर मैंने जरा भी देर की तो वे मुझ पर फिर से क्रोध करने लगेंगे। इसीलिए ही मैं आटा गूंदने के बजाय हाथ धोकर बाहर आ गई। मैंने सोचा कि वापस आकर ही आटा गूंद लूंगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो राज नहीं बल्कि मेरी दोनों नंदे थी। उनके साथ उनके बच्चे भी थे, मगर उनके दोनों पति अभी तक न आए थे। शायद वे शाम को ही आने वाले थे। मैंने उन दोनों को खुशी खुशी स्वागत किया, मगर वे तो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी थीं, जैसे वे यह ना चाह रही हों। वे घर के अंदर आ चुकी थीं। मैंने आटा ना गूंधा और उनके लिए जल्दी से रस बना दिया, क्योंकि घर आए अतिथि को ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करवाते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनकी थोड़ी सी आवभगत कर लूं, क्योंकि अभी रात के खाने में तो समय था। 10 मिनट के अंदर ही मैं ताजा रस निकालकर उनके पास ले आई। मम्मी, यह किस चीज का रस बनाया है आपने? मेरी बड़ी ननद की बेटी पूजा ने रस का एक घूंट भरा और फिर उसे फर्श पर थूक दिया। वो एक जवान लड़की थी, क्योंकि मेरी वो ननद सब बहन भाइयों से बड़ी थी, इसीलिए उसके बच्चे भी बड़े थे। वो अब रस का गिलास सामने मेज पर रख चुकी थी। पूजा, मैंने तो चेरी का रस निकाला है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी थी। वो तो नाक मुंह चढ़ाए बैठी थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वो तो कुछ न बोली, मगर मेरी ननद ही मुझे अपमानित करने लगी। लड़की, तुम सीधा साधा बता क्यों नहीं देती कि तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं? मेरी बड़ी ननद दो टूक अंदाज में मुझसे बात करने लगी थी, मगर मुझे उसकी बात की बिल्कुल भी समझ न आई। हालांकि मैंने अपने व्यवहार से ऐसा कुछ भी जाहिर न किया था। मुझे वास्तव में उनका अधिक आना पसंद न था, मगर मैंने उनके सामने कभी भी यह जाहिर न किया था कि मैं उनके आने से अप्रसन्न हूँ। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मैंने बस इतना ही कहा और वो चुप हो गई। मैं उनसे अधिक जुबान न लड़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें फिर से राज को भड़काने का मौका मिल जाए। मगर मैं यह न जानती थी कि वे इस बात पर भी राज से मेरी शिकायत लगा देंगी। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अब मेरे सिर पर क्यों सवार हो गई हो? हट जाओ यहाँ से और पूजा के लिए आम का रस लेकर आओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी बेटी को आम के रस के अलावा और कोई भी रस पसंद नहीं? वे मुझ पर चिल्लाने लगी थीं और अपनी बेटी की पसंद नापसंद भी बताने लगी थीं। आखिर मुझे कैसे पता होता कि उनकी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं? वो मेरी बेटी तो ना थी। मगर उनकी बात पर मैंने कुछ ना बोला और चुपचाप रसोई में आ गई। मैंने देखा कि फ्रिज में बस 2 ही आम पड़े थे। मैंने उन्हीं का रस बना दिया और फिर से बैठक कक्ष में आ गई, जहाँ पर मेरी दोनों नंदे और उनके बच्चे बैठे थे। मेरी छोटी ननद के बच्चे अभी छोटे थे, मगर वे भी बहुत अधिक शरारती थे, और मेरी बड़ी ननद का एक बेटा सनी और बेटी पूजा थे। वे दोनों बड़े होने के बावजूद जब भी आते मेरे नाक में दम कर देते। वे ऐसी ऐसी इच्छाएं करते कि मेरा दिमाग घूम जाता और मुझे सारा दिन रसोई में खड़ा होकर उनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती।
मैंने आम का रस उनके सामने मेज पर रख दिया। मैं वापस ही मुड़ने लगी थी कि मेरी बड़ी बेटी, मेरी बड़ी ननद ने मुझे रोक लिया। तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं कि रस बनाने गई हो तो जरा ज्यादा ही बना लेती। क्या हर बात मैं ही तुम्हें समझाऊं? वो फिर से मुझ पर क्रोध करने लगी थी। हालांकि मैंने तो इसलिए ही कम रस बनाया था क्योंकि बस 2 ही आम पड़े थे। दीदी, घर में आम ज्यादा नहीं थे, इसलिए ही मैंने थोड़ा रस बनाया है। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने इतना ही कहा तो वे क्रोध से चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, सब कुछ खा जाओ मेरे भैया का। हमारे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं तुमने। भैया आए तो मैं उनसे पूछूंगी कि हमें इसीलिए ही बुलाया है कि हम उनकी पत्नी के बचे खुचे फलों को खाएं। यह कहती हुई वो तन मन करके कमरे के अंदर चली गईं। हमारे घर में मेरी नंदों के लिए भी अलग से कमरे थे जहां पर वे विवाह से पहले रहती थीं। वो वहां से जा चुकी थी और मैं यही सोचने लगी थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो यह मुझ पर इतना क्रोध करने लगी हैं। फिर मैं चुपचाप रसोई में आ गई क्योंकि अभी मैंने रोटियां ना बनाई थीं। शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो राज खड़े थे। वे कहने लगे कि ट्रैफिक की वजह से वे देर हो गए। राज अब घर के अंदर आ चुके थे और आकर अपनी छोटी दीदी और भांजों के साथ बातें करने लगे थे। उन्हें तो मेरा कोई ख्याल ही न था कि रसोई में आकर मेरी जरा मदद करा देते या अपनी बहनों से ही कह देते कि वे ही मेरी जरा मदद करा दें। मैं सुबह से लगी हुई थी मगर उन्हें तो मेरा कोई एहसास ही न था। मैं चुपचाप रसोई में खड़ी रोटियां बना रही थी। अचानक से मेरे कानों से एक ऐसी बात टकराई कि मुझे विश्वास ही न आया। मेरी बड़ी ननद अब बाहर आ चुकी थी और रात से कह रही थी कि मैंने उनके आने के बाद उनसे पानी भी नहीं पूछा। वो साफ साफ झूठ बोल रही थी। हालांकि उनके कहने से पहले मैं उनके लिए चेरी का रस बनाकर गई थी। यह बात अलग थी कि उनके बच्चों को पसंद न आया था और उसके बाद भी मैं आम का रस बनाकर गई थी। मगर उन्होंने मेरी सारी मेहनत को ही भुला दिया और फिर से राज को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। मैंने खिड़की से देखा तो राज के तेवर बिगड़े हुए थे मगर उन्होंने अपनी दीदी को कोई उत्तर ना दिया था। वे ऐसे ही थे, अपनी दीदी को कोई उत्तर ना देते। उनका जोर तो केवल और केवल मुझ पर ही चलता था। मैं वहीं पर खड़ी अभी रोटियां ही बना रही थी कि राज रसोई में आ गए और मुझ पर क्रोध करने लगे। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के साथ ये सब करने की? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं कि घर आए मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वे क्रोध से चिल्ला रहे थे। इससे पहले कि मैं उन्हें अपनी सफाई में कुछ बताती, वे वहां से निकल गए और साथ साथ यह भी कह गए कि खाने से पहले वे सब शाम की चाय पियेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो रस पिया है, फिर से चाय कैसे पी लेंगे। मगर राज के कहने पर मैं चुपचाप चाय बनाने लगी। थोड़ी देर के अंदर ही मैं चाय बनाकर बैठक कक्ष में ड्राइंग रूम में ले गई। वे सब बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। मैंने अपने लिए चाय न बनाई थी क्योंकि मेरे पास तो चाय पीने का ही समय न था। रोटियां बनाने के बाद मुझे सब कुछ मेज पर परोसना भी था, इसीलिए ही मैं उन्हें चाय देने के बाद फिर से रसोई में आ गई। रोटियां मैं बना चुकी थी। अब मैं वे सारे खाने जो मैंने सारा दिन लगा कर बनाए थे मेज पर सजाने लगी और साथ साथ धुले धुलाए बर्तन भी मैं मेज पर लगाने लगी थी। मैंने अपने दहेज का डिनर सेट निकाला था क्योंकि मैं राज को खुश करना चाहती थी। जब मैंने सब कुछ सजा लिया तो मैं जाकर उन सबको बुला लाई। अब सब बैठे खाना खा रहे थे। मैं भी उन सब के साथ ही बैठ गई थी क्योंकि मुझे भी बहुत अधिक भूख लग रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी नंदों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। मगर मैंने उनके व्यवहार को नजरअंदाज किया और चुपचाप खाना खाने लगी। अब मेरे दोनों नंदों के पति भी आ चुके थे क्योंकि उन्होंने शाम के खाने पर ही आना था। वे बेचारे बार बार मेरे खाने की प्रशंसा कर रहे थे मगर मेरी नंदों और राज का तो मुंह ही न खुल रहा था। हालांकि सारा खाना बहुत अच्छा बना था मगर किसी को भी यह ख्याल न आया कि मेरी तारीफ ही कर दें। मामा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे हलवा पूरी खानी है मगर मामी ने तो हलवा पूरी बनाई ही नहीं। सनी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो हलवा पूरी का जिक्र कर रहा था। उसके मुंह से हलवा पूरी का नाम सुनकर तो मेरा सिर सन्न सन्न करने लगा। मैं तो समझ रही थी कि शायद गलती से ही राज ने सूची में हलवा पूरी लिख दी है। वैसे भी शाम के समय कौन हलवा पूरी खाता है। भांजे की बात पर राज क्रोध वाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। महक, तुम्हें कब समझ आएगी? क्या तुम्हें इतना भी अकल नहीं कि तुम सब कुछ ठीक तरीके से संभाल सको?
हालांकि मैंने तुम्हें सब खाने की सूची भी बनाकर दी थी, मगर फिर भी तुमने हलवा पूरी नहीं बनाया। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? वे मुझ पर क्रोध करने लगे थे। उनके इस व्यवहार से मेरी आंखों में आंसू भरने लगे, क्योंकि वो मुझे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित कर रहे थे। उन्हें तो मेरी इज्जत का कोई ध्यान ही नहीं था। राज, मैंने तो समझा कि शायद गलती से आपने हलवा पूरी लिख दिया है, क्योंकि शाम के समय तो हलवा पूरी कोई नहीं खाता। मैं बस इतना ही कह पाई थी, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना दिमाग चलाओ? अगर मैंने सूची में हलवा पूरी लिख दिया था तो तुमने क्यों नहीं बनाया? उनका क्रोध आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। वो तो बिल्कुल ही मेरी बात ना सुन रहे थे। मेरी दोनों नंदों के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी, जैसे मुझे जला रही हो। राज की इस बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मैंने सारा दिन लगाकर इतनी सारी चीजें बनाई थी, सबकी पसंद के पकवान अच्छे तरीके से बनाए थे, मगर एक चीज की वजह से उन्होंने मुझ पर इतना क्रोध किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ूंगी। उन्होंने सबके सामने मुझे अपमानित किया था। आज तक मैंने इतनी बेइज्जती कभी ना सही थी जितनी कि आज सहनी पड़ी थी, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ अपनी बहनों के सामने मुझे अपमानित किया करते थे, मगर आज तो उन्होंने अपने बहनोइयों का भी कोई ध्यान न किया। वे भी अजीब अजीब नजरों से मुझे देखने लगे थे, जैसे समझ रहे हो कि मैं ही दोषी हूँ। बेटा चलो, मैं तुम्हें बाजार से हलवा पूरी दिला देता हूँ। अब मेरी नंदे और उनके पति ही रह गए थे, क्योंकि राज अपने साथ अपने सभी भांजों को लेकर गए थे। सब खाना खा चुके तो मैं एक एक करके सारे बर्तन समेटने लगी। मेरे दोनों नंदे उठकर बैठक कक्ष की तरफ चली गईं। उनके पति भी अपने घर वापस चले गए थे, क्योंकि मेरी नंदों का हमारे घर रहने का कार्यक्रम था। मुझे इस बारे में कुछ पता न था, मगर जब वे आई थी तो उनके हाथ में इतने बड़े बड़े बैग देखकर मैं हैरान हुई थी, लेकिन उनसे कुछ न पूछा था। मगर अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वे मेरे घर रहने के लिए आई थी, और वो भी पूरा एक सप्ताह। यही सोचकर ही मेरा दिमाग फटने लगा। मैं कैसे उन्हें एक सप्ताह अपने घर में सह सकती थी? मैं जानती थी कि वे मेरी जिंदगी को कष्टमय कर देंगी। उनसे यह भी न हुआ कि मेरे साथ थोड़ी मदद ही कर दें। मैं अकेली ही रसोई में लगी हुई थी, क्योंकि इतने सारे बर्तन भी धोने वाले थे। मैं रसोई का काम समाप्त करके बाहर आई तो देखा वे दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही थीं। वे कह रही थी कि राज को इस रहस्य के बारे में कभी भी मालूम नहीं होना चाहिए, वरना वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगा। यह सुनकर तो मैं बहुत अधिक चौंक गई। न जाने वे किस रहस्य की बात कर रही थी। मैं 2-4 मिनट वहीं पर खड़ी सुनती रही कि शायद वे कोई बात करें, मगर उन्होंने कोई बात न की। बस वे यही कह रही थी कि यह रहस्य किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाजा खोलने के लिए पहुंच गई। वे दोनों भी चुप हो गई थीं। उन्होंने मुझे न देखा था, क्योंकि मैं तो स्तंभ के पीछे छिपकर खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला तो राज और उनके भांजे मौजूद थे, जिनके हाथों में न जाने क्या क्या था। वे हलवा पूरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें खरीद कर ले आए थे। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले राज से कहा था कि मुझे खरीदारी पर जाना है, पर उन्होंने मुझे यह कहकर टाल दिया था कि अभी उनके पास पैसे नहीं। मगर अब अपने भांजों के लिए उनके पास न जाने कहाँ से निकल आए। वे सब घर के अंदर आ चुके थे और बैठक कक्ष में बैठकर हंसी मजाक करने लगे। मैं भी अब खाली थी, इसलिए ही उनके पास आ बैठी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर आई तो वे सब चुप हो गए, जैसे उन्हें मेरा यहाँ पर आना पसंद न आया हो। 2-3 मिनट मैं वहीं पर बैठी रही, मगर फिर चुपचाप वहां से उठाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। वे मेरी वजह से चुप हो गए थे। मैं अपने कमरे में आकर यही सोचने लगी, ये आखिर मेरी क्या जिंदगी है। मैं तो सबके साथ इतनी अच्छी थी, मगर मेरे साथ कोई भी अच्छा न था। सब मुझे हर समय अपमानित करते रहते और एक नौकरानी से अधिक कुछ ना समझते। मैं अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़ी थी, मगर मुझे नींद न आ रही थी। रात के 11 बज रहे थे, मगर अभी तक राज का कुछ पता न था। शायद वो अपनी बहनों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ वे क्या बातें कर रहे हैं। मैं अपने कमरे से चुपचाप निकल आई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी, क्योंकि हमारा शयन कक्ष ऊपर था और मेरी दोनों नंदों के कमरे नीचे थे। मैंने देखा कि बैठक कक्ष में कोई भी मौजूद न था। मुझे आश्चर्य हुआ कि सब कहाँ जा सकते हैं।
फिर मैंने अपनी बड़ी ननद के कमरे से किसी की आवाज़ें सुनी तो उसी तरफ आ गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा तो मेरी दोनों नंदे और राज बैठे थे। उनके बच्चे वहां पर मौजूद न थे। शायद सब बच्चे सो चुके थे। मेरी ननद राज को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। वो कह रही थी कि मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और उन्हें अपने घर से निकल जाने को भी कहती हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती थी और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखती थी। मगर उन्हें तो फिर भी मुझ पर दया न आई और मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में भी कोई कसर न छोड़ी। मेरी आंखें नम होने लगी थी, क्योंकि वे मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रही थी और राज भी उनका पूरा पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने भी एक बार यह नहीं कहा कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। वे भी चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे तो मैं उल्टे कदम वापस लौट आई। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मैंने कभी भी उनके बारे में ऐसा ना सोचा था जैसा वे राज से कह रही थी, और मैंने राज के बारे में भी कभी ऐसा ना सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो तो बिल्कुल ही अपनी बहनों की तरफ हो गए थे। उन्हें तो यह भी भूल गया था कि उन्होंने मुझसे अपनी पसंद से विवाह किया था। मैं यही सोचने लगी थी कि कुछ देर पहले वो किस रहस्य के बारे में बात कर रही थी। आज तक तो राज ने मुझसे इस बात का कोई जिक्र ना किया था, और शायद वो भी इस रहस्य से अनजान थे। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खट रहा था, मगर अभी तक मैं किसी नतीजे पर ना पहुंची थी, क्योंकि मैंने सिर्फ रहस्य का ही शब्द सुना था। उन्होंने दबे शब्दों में ही बात की थी। हालांकि वो अकेली बैठी थी, मगर वो फिर भी सावधानी बरत रही थी, और यही चीज तो मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे वो सबसे छुपा रही थी। मैं चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि खड़ा रहने की वजह से मेरी कमर दर्द कर रही थी। रात के 1 बज रहे थे और अभी तक राज को फुर्सत न मिली थी कि वो कमरे में आ जाएं। और वो तो ना जाने अपनी बहनों से क्या रहस्य और अपनापन भरी बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी कोई परवाह न थी कि मैं कमरे में अकेली हूँ। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि मुझे अकेले में डर लगता है, मगर उस समय तो उन्हें कोई होश ही न था। वो तो बिल्कुल ही अपनी बहनों के पीछे दीवाने हुए जा रहे थे। न जाने कब मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से उठकर स्नान घर में घुस गई और 10 मिनट में ही तरोताज़ा होकर बाहर निकल आए, क्योंकि मैं जानती थी सबके लिए नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। मेरे नंदी तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान न करती थी। राज अभी तक सो रहे थे। मुझे तो यह भी मालूम न था कि वो रात कब वापस आए थे। मेरी नंदे भी अभी तक सो रही थी, और क्या न सोती और क्यों न सोती, वे इतनी देर तक जो जागती रही थी। मैं रसोई में आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने सोचा कि नाश्ते में हलवा पूरी बना देती हूँ। इस तरह सनी का रात वाला गिला भी दूर हो जाएगा। हालांकि उसने रात को भी हलवा पूरी खा ली थी, मगर फिर भी मैं अपनी गलती की भरपाई करना चाहती थी। सबसे पहले मैंने हलवा बनाकर रख दिया और उसके बाद पूरियों का आटा गूंदने लगी। अपनी दोनों नंदों के लिए भी मैंने आलू की अचार वाली सब्जी बनाकर रख दी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उन दोनों को यह सब्जी बहुत पसंद है। मैं अभी पूनिया बना रही थी कि मेरी छोटी ननद रसोई में आई और व्यंग भरे लहजे में मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हूँ कि मैं उनकी कोई खुशामद कर रही हूँ। हालांकि मैं तो यह सब दिल से कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सब मुझसे खुश रहें और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, मगर वो तो फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आई थी। भाभी, 10 मिनट के अंदर ही नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे उठ चुके हैं और वो उठते ही नाश्ता करते हैं। यह कहते हुए वो वहां से निकल गई। उन्होंने तो झूठे मुंह ही मदद करने का न कहा था। मैं सारा नाश्ता बना चुकी थी, बस थोड़ी बहुत पूरियां बनानी ही रह गई थी, क्योंकि मैंने हलवा पूरी सबके लिए ही बनाया था, इसीलिए मुझे ज्यादा समय लग गया था। 10 मिनट के अंदर ही मैं सारा नाश्ता मेज पर लगा चुकी थी। नाश्ता लगाते ही सभी बैठक कक्ष के सोफों से उठकर भोजन मेज पर आ बैठे, मगर किसी ने भी हलवा पूरी को हाथ तक न लगाया। हालांकि मैंने बताया भी था कि मैंने हलवा पूरी बनाया है। मैंने सबके आगे भी किया, मगर किसी ने भी उसे न खाया। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि मैं सुबह से ही हलवा पूरी बनाने में लगी हुई थी। सबसे ज्यादा समय मुझे पूरियां बनाने में लगा था, मगर अब मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो चुकी थी। मैं भी चुप्पी साधे बैठी रही, क्योंकि मुझ में कुछ कहने की हिम्मत न थी। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए और मैं फिर से रसोई में आ गई। मैं तो नौकरानी बनकर रह गई थी।
कोई भी मुझसे सीधा मुंह बात तक न करता था। सभी बस काम की हद तक ही मुझसे बात करते थे। राज दफ्तर के लिए जा चुके थे और मेरी दोनों नंदे अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चली गई थीं। दोपहर का समय था। मैं बैठक कक्ष में बैठी टीवी देख रही थी कि मेरी छोटी ननद मेरे पास आई और कहने लगी कि दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या। मुझे उसके मुंह से यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ था, क्योंकि अभी अभी तो नाश्ता किया था। सबने नाश्ता बहुत देर से ही किया था और अभी तो बस 12 ही बज रहे थे। हम तो 2 बजे दोपहर का खाना खाते थे। मगर उसकी यह बात सुनकर मैं चुपचाप रसोई में आ गई। मेरा तो सारा दिन ही रसोई में गुजरता था। उन्हें हमारे घर में रहते हुए आज दूसरा दिन था। वे दोनों बैठक कक्ष में बैठी कोई कार्यक्रम देख रही थी और मैं रसोई में खड़े सबके लिए खाना बना रही थी। अचानक से मुझे कोई आवाज सुनाई दी तो मैं रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वे दोनों हंस हंस कर मेरी बुराइयां कर रही थीं और कभी कभी धीरे धीरे ये एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगती। वे स्पष्ट रूप से कुछ न कह रही थीं और बस आपस में बात करते हुए हंसती जा रही थीं। कुछ देर मैं भी खड़ी इंतजार करती रही कि शायद वे कुछ ऐसा बोलें जिससे मुझे कुछ मालूम हो सके, मगर उन्होंने ऐसी कोई भी बात न की। इसलिए ही मुझे निराश लौटना पड़ा। मैं रसोई में खड़ी फिर से खाना बनाने लगी थी और राज भी अब वापस आ चुके थे। सबने मिलकर खाना खाया। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। एक हफ्ता तो पंख लगा कर उड़ गया। हालांकि मेरे लिए यह एक हफ्ता किसी पीड़ा से कम न था, मगर आज वे मेरे घर से चली गई थीं। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। मगर मैं यह ना जानती थी कि वह बहुत जल्दी ही दोबारा से उतरने वाली हैं। मैंने राज से कहा कि मैं माता पिता के घर जाना चाहती हूँ, तो उसने कह दिया कि तुम अकेले चली जाओ। मेरे पास समय नहीं कि मैं तुम्हें ले जा सकूं। मुझे उनकी बात पर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे अपनी बहनों को तो कभी भी किसी बात के लिए मना न करते थे, मगर मेरे लिए उनके पास समय ही ना होता था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और माता पिता के घर जाने के लिए पैकिंग करने लगी, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं भी एक हफ्ता माता पिता के घर रह कर आऊंगी। हालांकि वे इसी शहर में ही रहते थे, मगर मैं तो उनके घर जा ही ना पाती थी, क्योंकि मुझे तो अपने घर से निकलने की ही फुर्सत न थी। मैंने सोचा कि आज ही सारी पैकिंग करके रख लेती हूँ, मगर अगले दिन राज की तबीयत खराब हो गई और मैं माता पिता के घर फिर से न जा सकी, क्योंकि मैं उन्हें यूं तकलीफ में छोड़कर न जा सकती थी। यह अलग बात थी कि उन्हें मेरा कोई एहसास न था, मगर मैंने तो उन्हें दिल से चाहा था। इसीलिए उन्हें यूं तकलीफ में छोड़कर जाने का मेरा मन न कर रहा था। एक हफ्ता उनका बुखार कम न हुआ और वे दफ्तर भी ना गए। इस दौरान मैंने उनकी बहनों को भी फोन किया था, क्योंकि वे चाह रहे थे कि उनकी बहनें उनसे मिलने के लिए आएं। मगर जैसे ही उन्होंने राज की खराब तबीयत के बारे में सुना, तो उन्होंने कोई न कोई बहाना बना लिया और राज से मिलने न आई। राज यह बात मानने के लिए तैयार न थे कि वे जानबूझकर नहीं आई, बल्कि मुझ पर ही क्रोध करने लगे थे कि मैं उनकी बहनों के बारे में ऐसी बात कर रही हूँ। मैंने भी चुप साध ली, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ तो मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। समय बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा था। मैं हैरान थी, क्योंकि मेरी नंदों को मेरे घर से गए हुए 15 दिन हो चुके थे, मगर वे अभी तक वापस न आई थी। मैं भी अपने माता पिता के घर से होकर वापस आ चुकी थी। राज की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी और वे ऑफिस भी जाने लग गए थे। मैं ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई काम न था। हम दो ही लोग थे, इसलिए मैं जल्दी ही काम से फारिग हो जाया करती थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों नंदें फिर से उतर चुकी थीं और कुछ कहे बिना ही घर के अंदर प्रवेश करने लगी। मैं हैरान हुई, क्योंकि इस बार उन्होंने आने से पहले बताया न था, मगर यह देखकर खुश थी, क्योंकि इस बार उनके हाथ में बड़े बड़े बैग न थे, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि वे मेरे घर में रहने के लिए नहीं आईं। आते साथ ही उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया। मैं उन दोनों के लिए रसोई में खड़ी चाय बना रही थी और यह भी सोच रही थी कि मैं चाय बनाकर वापस से रसोई में आ जाऊंगी और उनके पास न बैठूंगी, क्योंकि मुझे उस रहस्य के बारे में मालूम करना था जो न जाने कब से वे अपने मन में दबाए बैठी थीं। मुझे डर लग रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है
जिसे राज भी नहीं जानते। मैं चाय देने के बाद फिर से रसोई में आ गई थी, मगर उन्होंने इस बार रहस्य के बारे में कोई बात न की। वे तो अपनी ही बातें कर रही थीं। उनके बच्चे भी उनके साथ न आए थे। मुझ में भी इतनी हिम्मत न थी कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं, क्योंकि मैं खुद को बेइज्जत न करवाना चाहती थी। वे तो हर समय ही मुझे अपमानित करती रहती थीं। यहाँ तक कि फोन करके भी राज को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थीं। उन 15 दिनों में भी वे खुद तो ना आई थी, मगर हर रोज ही राज को फोन करके मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या कहती थीं, जिसकी वजह से वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करते थे। दोपहर का समय हुआ तो राज दफ्तर से वापस आ गए, क्योंकि उनकी बहनों ने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि वे हमारे घर में आई हुई हैं। मेरी छोटी नंद ड्राइंग रूम में न बैठी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई थी। राज ने मुझसे कहा कि मैं उसे बुला कर लाऊं और उसे बताऊं कि राज आ चुके हैं। मैं उनके आदेश पर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। वो टेरेस पर खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी और हंस भी रही थी। मुझे और तो कुछ न सुनाई दिया, मगर मैंने फिर से रहस्य का शब्द सुना था। जो कोई भी था, वो इस रहस्य के बारे में सब कुछ जानता था। जब मैंने अपनी नंद से कहा कि राज उन्हें बुला रहे हैं, तो उसने मुझसे कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। इसका जवाब सुनकर मैं नीचे न आई थी, बल्कि अपने कमरे में चली गई थी। मैंने सोचा कि कपड़े ही बदल लूं, क्योंकि सुबह से ही मैं कामों में लगी हुई थी और कपड़े भी ना बदले थे। कपड़े बदलने में मुझे 10 मिनट लगे। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा मेरी नंद अभी तक टेरेस पर खड़ी फोन पर बात कर रही थी, मगर मुझे देखते ही उसने फोन बंद कर दिया और उसी तरफ आ गई। वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि मुझे भी रसोई में जाना था। अचानक से मेरी नंद का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। मैं जल्दी जल्दी भागती हुई उसे उठाने लगी थी। उसके चिल्लाने की आवाज से मेरी बड़ी नंद और राज भी वहां पर आ चुके थे, मगर मेरी छोटी नंद ने एक ऐसी बात कही कि मुझे अपनी सुनाई पर ही विश्वास न हुआ। वो कह रही थी कि मैंने उसे धक्का दिया था, लेकिन वो पूरी तरह झूठ बोल रही थी। मैंने तो उसे बचाने की भी कोशिश की, मगर वो खुद ही गिरती चली गई थी। राज मुझ पर क्रोध करने लगे। वे मेरी तरफ बढ़े और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि मैंने धक्का नहीं दिया, मगर वे मेरी कोई भी बात न मान रहे थे। राज ने कहा, दीदी झूठ बोल रही हैं। वो खुद ही गिरी हैं और आरोप मुझ पर लगा रही हैं। कृपया मेरी बात समझिए। थप्पड़ खाने के बाद मुझे भी क्रोध आया था, क्योंकि बेवजह ही मैंने अपने पति से थप्पड़ खाया था। मेरी इस बात पर मेरी नंद के रोने में भी तेजी आ गई और मेरी बड़ी नंद भी राज पर गुस्सा करने लगी कि देखो अपनी पत्नी को कैसे सबके सामने झूठा साबित कर रही है। वो सीढ़ियों के बिल्कुल अंत में गिरी हुई थी और मैं तो 6-7 सीढ़ियां ऊपर खड़ी थी। राज मेरी तरफ आए और मुझे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। मैं भी सीढ़ियों से गिर गई। मैं दर्द से कराह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टांग टूट गई है, क्योंकि जब मैं गिरी थी तो मुझे अपनी टांग से किसी चीज के टकराने की आवाज आई थी। हालांकि मेरी छोटी नंद सीढ़ियों से गिरी थी, मगर उसे कोई खास दर्द न था। वो अपनी बड़ी बहन के सहारे ड्राइंग रूम तक पहुंच गई थी, मगर मैं अभी तक वहीं गिरी हुई थी। मुझे किसी ने उठाया भी न था। राज भी अपनी बहन की ही चिंता कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की थोड़ी भी परवाह न थी। मुझे वहां पड़े हुए अब आधा घंटा हो चुका था। मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उठकर अपने कमरे तक जा सकूं। फिर मैंने देखा कि मेरी बड़ी नंद राज से कुछ कह रही हैं। शायद वे मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे थे। फिर राज तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आए और मुझे सहारा देकर ड्राइंग रूम तक ले गए। अब यह नाटक बंद करो और हम सबके लिए चाय बना कर लाओ। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी, मेरी छोटी नंद मुझे चाय बनाने के लिए कहने लगी। हालांकि मुझ में तो उठकर खड़ा होने की भी हिम्मत न थी और वो मुझे काम पर लगा रही थी। मैंने उससे कहा, क्रिएटी, मैं नहीं उठ सकती, मेरी टांग में बहुत दर्द है। तो वो मुंह बिचकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो दोनों मेरे घर से चली गईं। मैंने देखा कि क्रिएटी अपने पैरों पर चलती हुई जा रही है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी तो टांग ही टूट गई है। मैं शाम तक वही ड्राइंग रूम में बैठी रही। राज कमरे में चले गए थे। उन्होंने मुझे ले जाना भी गवारा न किया। मैं सारी रात ही ड्राइंग रूम में पड़ी रही। सुबह मेरी हालत पर शायद राज को तरस आया और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरी टांग की हड्डी बहुत प्रभावित हुई है
और इसका पूरा इलाज करवाना पड़ेगा। मेरी टांग टूटी तो नहीं थी, मगर टूटने के करीब थी। अगर मैं डॉक्टर के पास ना आती तो शायद मेरी टांग कभी ठीक ना हो पाती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं जानबूझकर चलने की कोशिश करती तो अपनी एक टांग से हाथ धो बैठती। हाँ, अस्पताल से वापस आ चुके थे। मैं बिस्तर से लगी रही, क्योंकि मेरी सारी टांग पर प्लास्टर बांधा गया था। अब मैं घर का काम नहीं कर सकती थी। मैंने राज से कहा कि ये अपनी बहनें ही घर बुला लें। मेरे सामने ही उन्होंने अपनी दोनों बहनों को फ़ोन किया था, मगर उन दोनों ने ही कह दिया कि उन्हें अपने घर पर काम है, इसलिए वे नहीं आ सकती। मैंने देखा कि इस बात पर राज के चेहरे पर अजीब सी उदासी आई थी, जैसे वे सोच रहे हों कि उनकी बहनें हर समय जानबूझकर झूठ बोलती हैं, क्योंकि राज की बीमारी के समय भी उन्होंने यही कहा था कि उनके पास समय नहीं। राज ने पिछली बार भी न माना था और इस बार भी मेरी कोई बात न मानी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। अब इस हादसे को 1 महीना हो चुका था। मैं अब चलने योग्य भी हो गई थी। मेरे नंदों ने इस 1 महीने में एक भी चक्कर न लगाया था, क्योंकि वे अच्छी उनकी आदत से मैं जानती थी कि उन्हें ही यहाँ आकर सारा काम करना पड़ेगा। मगर अब जब मेरी हालत ठीक हो गई थी, वे एक बार फिर हमारे घर खाने का प्लान बना रही थी। राज ऑफिस गए थे तो उन्होंने मुझे बताकर गए कि आज मेरी नंदे हमारे घर आ रही हैं और मुझे खाने की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। मेरी हालत अब ठीक हो चुकी थी, मगर फिर भी कभी कभी मुझे टांग में दर्द महसूस होता था। और उस बार भी क्रेटी ने मुझसे माफ़ी न मांगी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं गिरी थी। उनके इस व्यवहार ने मेरा दिल तोड़ दिया था और अब मुझे उनसे कोई उम्मीद न थी। मैं तो बस अपने माता पिता के लिए ही इस घर में रह रही थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान न करना चाहती थी। मेरी उदासी देखकर माँ हर समय मुझसे फ़ोन पर पूछती रहती थी कि आखिर क्या समस्या है, मगर मैंने आज तक उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा विवाह किया था और मेरी वजह से पूरे परिवार में उनकी भी बेइज्जती हुई थी। मैं अब उन्हें और ज़्यादा बेइज्जत और परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं वापस घर चली जाती तो पूरे परिवार में फिर से उनकी बेइज्जती होती। मेरी नंदे हमारे घर में आ चुकी थीं और इस बार वे रहने के लिए आई थीं। आते ही उनके बच्चे मेरे पूरे घर में हंगामा मचा दिए। हर चीज इधर उधर बिखरी हुई थी, मगर मेरी नंदों को कोई परवाह न थी। वे तो बस आपस में बातें कर रही थीं। राज अभी तक ऑफिस से वापस न आए थे। जब वे ऑफिस से लौटे तो हम सबने मिलकर रात का खाना खाया। राज ने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वे खाना खाते ही अपने कमरे में सोने चले गए। रसोई का काम खत्म करने के बाद मैं भी कमरे में आ गई। रात के बस 8 बज रहे थे और मेरी दोनों नंदे भी अपने अपने कमरों में चली गई थीं। मुझे अपने कमरे में आए हुए बस 10 मिनट हुए थे कि मुझे याद आया कि मैं तो दूध ही फ्रिज में रखना भूल गई थी। इसलिए मैं नीचे आई। मैंने दूध फ्रिज में रखने के बाद फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। तभी मुझे अपनी छोटी नंद क्रेटी के कमरे से हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। मैं उसी तरफ आ गई थी। मेरी बड़ी नंद शालिनी भी उसके कमरे में आई हुई थी। न जाने वे किस बात पर हंस रही थी। मेरी समझ में कुछ न आ रहा था। मैं वहाँ खड़ी होकर 10 मिनट इंतजार करती रही। अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुनाई दी जिससे मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकूं। अब भी मेरे दिमाग से वो रहस्य वाली बात निकल नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी कि शायद वे इस बारे में कोई बात करें। अचानक एक बहुत बड़ा रहस्य जिसे सब अनजान थे मेरी सुनाई में आया। शालिनी हंसते हुए कह रही थी, राज एक बेवकूफ आदमी है। उसे पता ही नहीं कि वो हमारा सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई है, और इस जालूद को यह भी नहीं पता कि सारी संपत्ति भी उसके नाम पर है। क्रेटी, अब देखना मैं धीरे धीरे कैसे उसकी सारी संपत्ति हथिया लूं। शालिनी हंसते हुए यह बात कह रही थी और क्रेटी भी हंस रही थी। और देखो, इस बेवकूफ़ को यह भी नहीं पता कि हम उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। हम जो कहते हैं वो मान लेता है, और उसने तो मेरे गिरने वाली बात को भी सच मान लिया था, जबकि मैं जानबूझकर गिरी थी ताकि सारा आरोप महक पर आ जाए। अब क्रेटी हंस हंसकर अपनी बड़ी बहन को अपने प्लान के बारे में बता रही थी, जो उसने पहले ही कर दिया था। मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने सोचा कि मैं जाकर राज को लेकर आती हूँ ताकि वे खुद ही अपने कानों से अपनी बहनों की असली पहचान सुन लें। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां पर राज पहले से ही खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे साफ दिख रहा था कि वे सारी बातें सुन चुके हैं।
फिर वे तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में गए और उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिए। मैं भी वहीं खड़ी थी, मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि आज सारा रहस्य हमारे सामने आ चुका था। अब वे राज से माफी मांगने लगी, मगर राज उनकी कोई बात न सुन रहे थे। फिर राज के पूछने पर उन्होंने सारा रहस्य बता दिया कि वे राज की सौतेली बहनें हैं। राज के पिता ने दूसरी शादी की थी और उनकी दूसरी पत्नी से सिर्फ राज ही पैदा हुए थे। उनकी पत्नी ने राज को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही दुनिया से विदा ले ली। वो बहुत अमीर थी, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने मरते समय अपने बेटे के नाम कर दी थी। राज के बचपन में उनके पिता भी चल बसे और उनकी पहली पत्नी भी जल्दी ही दुनिया से चली गई। इसलिए इस रहस्य के बारे में सिर्फ उनकी बहनें ही जानती थीं। वे राज से जमीन हथियाना चाहती थीं, इसी वजह से आज तक इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहा गया था, क्योंकि कागजात अभी तक तैयार हो रहे थे। 1 महीने के अंदर ही कागजात बनकर आ जाने थे, जिससे सारी जमीन उनके नाम पर हो जानी थी। और राज भी खुशी खुशी सारी जमीन उनके नाम पर कर रहे थे, क्योंकि इन्हें दौलत शोहरत से ज्यादा अपनी बहनें प्यारी थीं। मगर आज सारा सच उनके सामने आ चुका था। वे दोनों बार बार राज से माफी मांग रही थीं, मगर राज ने उन्हें माफ न किया और अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल दिया, क्योंकि यह घर भी राज के नाम पर ही था। उनके जाने के बाद राज मुझसे माफी मांगने लगे। महक, मुझे क्षमा कर दो, मैं उन दोनों के बहकावे में आ गया था, मगर आज मैंने सब कुछ अपनी कानों से सुन लिया है। वे सब जो आज तक मुझसे कहती आई थी झूठ था, मगर मैं ही बेवकूफ बनकर उनकी बातों पर विश्वास करता रहा। मैंने उनके जुड़े हुए हाथ नीचे किए और उनके गले से लग गई, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मैंने अपने पति को खुले दिल से माफ कर दिया। हमारी जिंदगी फिर से खुशियां और बहारों जैसी हो गई। अब मेरी नंदें हमारे घर में नहीं आती थीं, क्योंकि राज ने उनके साथ पूरा संबंध ही खत्म कर दिया था। अब हम खुशी खुशी अपने घर में रहते थे, क्योंकि वही दोनों ही हमारी जिंदगी में जहर घोलती थीं। मगर अब वे मौजूद नहीं थीं, इसलिए हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। लेकिन आज भी जब मुझे राज का वो व्यवहार याद आता है, तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। हालांकि मैंने उन्हें सच्चे मन से माफ कर दिया है और वे अब मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, मगर बुरी यादें कभी भी इंसान के मन से नहीं जाती, जैसे मेरे मन से वे नहीं गईं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।